क्लास की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, ये क्लास की फुल फॉर्म है। तो देखिए, क्लास है क्या। इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट कंपनी बेस्ड इन पुणे कॉल्ड ग्लोबल इंफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is providing educational software to rural schools in महाराष्ट्र इंडिया। तो देखिए, सिंपल सी यहाँ पे बात है क्या। क्लास क्या है, क्लास की फुल फॉर्म जैसे ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। यहाँ पे देखिए है क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अभी है यहाँ पे उद्धव ठाकरे यहाँ पे सीएम है, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेट नहीं किया। इससे पहले जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, तो उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आप ये बात ध्यान रखना, इस सरकार ने नहीं किया। ये जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उसने कोलैबोरेशन किया था क्लास के लिए। तो ये उनकी पहल थी। तो हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो आपस में कोलैबोरेट किया। तो उन्होंने एक जो पुणे में कंपनी है ग्लोबल इंफॉर्मेशन, तो उसको हायर किया, जिन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपनी है। यानी कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन क्या है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी। पहले आई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दोनों ने क्या किया, आपस में कोलैबोरेट किया। फिर उन्होंने कंपनी हायर की जो पुणे में है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलप करती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन। इसको हायर किया। क्यों हायर किया, क्योंकि इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है। क्यों बनाया, कि ताकि जो गांव में बच्चे हैं, रूरल एरिया में जो स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के, उनको एजुकेशन दी जा सके। अब देखिए, आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं, बहुत सारे रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ पे क्या है कि कोई फैसिलिटी नहीं है। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप किया, कोलैबोरेट किया, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया ग्लोबल इन्फॉर्मेशन से। वहाँ से क्या किया कि एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया कि ताकि गांव के बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, वो भी समाज में आगे आ सकें। सो ग्लोबल्स गोल, ग्लोबल आप इसे याद रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे। ग्लोबल्स गोल इज़ टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे लिटरेसी प्रोग्राम थ्रू इट्स एजुकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या है कि जो ग्लोबल्स गोल है, यानी कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाती है, इसका गोल क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी के द्वारा लिटरेसी प्रोग्राम देना। यानी कि एक ऐसा एजुकेशन सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया है जिससे स्टूडेंट को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। thereby empowering children as well as rural dwellers with IT skill। यहाँ पे क्या है कि देखिए, जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको क्या है, एक उनके लिए एक बढ़िया, जिसे हम कहते हैं ना, एक बढ़िया जैसे कदम है, एक उनको एक इससे क्या है, पुशअप मिलेगा, है ना, वो चीज़ उन्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इट्स अल्टीमेट एम टू हेल्प ब्रिज एंड डिजिटल डिवाइड। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, डिजिटल डिवाइड का यहाँ पे मीनिंग है क्या। आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि कई गांव में अभी तक बिजली भी नहीं है, वहाँ पे सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड कैसे, जैसे गांव के बच्चे पीछे रह गए, उनको, जैसे आपको पता है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, वीडियोस का ज़माना है, जैसे है ना, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन आप ई लाइब्रेरी में ई बुक्स को पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं। लेकिन गांव में अभी भी क्या है कि वो इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो पिछड़े हैं, तो उनमें क्या है, डिजिटल डिवाइड है। शहरों में जो बच्चे हैं वो आगे हैं, लेकिन गाँव में जो बच्चे हैं वो पीछे हैं। दोनों को एक बराबर करने के लिए ये क्लास को स्टार्ट किया गया है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। क्योंकि देखिए, हर एक कोई जो इंडिया का जो नागरिक है, सिटीजन है ना, तो वो सभी एक समान है, सभी बराबर है। इसलिए उन्होंने ये पहल की है कि ताकि वो बच्चे भी आगे आ सके। सो ग्लोबल्स प्राइमरी स्ट्रेटजी फॉर इम्पार्टिंग IT इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एंड प्रोवाइडिंग कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकल लैंग्वेज में भी उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि देखिए, लोकल लैंग्वेज कैसे, जैसे देखिए महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश हिंदी तो है ही है, लेकिन जो लोकल लैंग्वेज है मराठी, उसमें भी उनको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा कि ताकि वो आसानी से सीख पाएँ।
अब देखिए जैसे मान लीजिए पंजाब है, जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर तैयार होता है, तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश हिंदी के साथ साथ यहाँ पे पंजाबी में भी करवाया जाएगा। तो ऐसे महाराष्ट्र में मराठी है, मराठी के साथ साथ क्या है कि इंग्लिश हिंदी तो है ही है, मराठी में भी करवाया जाता है, क्योंकि देखिए जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे कंटेंट सबसे पहले प्रोवाइड होता है कि ताकि बच्चे आसानी से सीख पाए। ग्रोवेल इंट्रोड्यूस इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड CD-ROM ट्यूटर्स इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। आप देखिए यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करनी है कि जो क्लास है उसमें कौन कौन सी जो लैंग्वेज शामिल है, उसमें इंग्लिश हिंदी तो है ही है, मराठी भी है। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है ना। तो आपको ये 3 लैंग्वेज को याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं लिखना। तो यहाँ पे क्या है कि जो CBT है, पहली बात तो कंप्यूटर बेस्ड है ना। तो जो CD-ROM ट्विटर है, वो जो ट्विटर्स हैं वो इंग्लिश हिंदी और मराठी में वहाँ पे करवाते हैं, पढ़ाते हैं। ग्रोवल्स क्लेम टू बी डिलीवर सोल्यूशन इन एनी अदर इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर मास IT लिटरेसी प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो तो मराठी हिंदी इंग्लिश में है ही है, लेकिन साथ में जो ग्रोवल है, जो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो ये भी क्लेम करते हैं कि अगर इंडिया में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन उस लैंग्वेज में दिया जा सकता है ना। इंटरनेशनल लैंग्वेज में जैसे देखिए कोई भी लैंग्वेज है, तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। बेसिकली वैसे 3 लैंग्वेज है, लेकिन सोल्यूशन उसे किसी भी लैंग्वेज में मिल जाएगा, है ना। इंडिया में आप देखिए 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। अगर मान लीजिए कि मराठी इंग्लिश हिंदी के अलावा आपको कहीं पे दिक्कत है, कहीं पे कुछ है, तो वहाँ पे भी ये सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। सो देखिए द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट IT विद्या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर CD-ROMs फॉर डिलीवरी टू 103 स्कूल इन हाई पॉवर्टी एरिया ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप अच्छे से देखिए क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। अब देखिए जो महाराष्ट्र स्टेट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन है, उन्होंने क्या है कि IT विद्या एजुकेशन सॉफ्टवेयर, आप देखिए यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो IT विद्या सॉफ्टवेयर है वो किससे संबंधित है। वो संबंधित है क्लास से, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन से। इसका काम क्या है, रूरल एरिया के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो IT विद्या जो है ये इसके लिए बनाया गया है। इसके तहत क्या है कि जो 103 स्कूल हैं महाराष्ट्र में, जो बहुत हाई पॉवर्टी यानी कि जो बहुत गरीबी वाले महाराष्ट्र के एरिया हैं, वहाँ के 103 स्कूल को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एजुकेशन दी जा रही है। किसके ज़रिए, IT विद्या एजुकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब ये देखिए जो ये जो रिमोट एरिया है, जो रिमोट विलेजेस है, ये है कहाँ पे, ये कौन कौन से बेसिकली यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। यानी कि जो स्कूल है वो है कहाँ पे, है ना। जैसे अमरावती हो गया, और सतारा हो गया, धुले हो गया, यवतमाल हो गया, औरंगाबाद हो गया, जलना हो गया, बीड हो गया, उस्मानाबाद हो गया, लातूर हो गया, परभानी हो गया, नांदेड़ हो गया, और हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। इन जगह पे क्या है, अभी यहाँ पे इन जगह पे क्या है, यहाँ पे एजुकेशनल यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, ठीक है। क्लास के अंडर यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो यहाँ पे इन स्कूलों में, यहाँ पे इन एरिया में यहाँ पे क्या है, शिक्षा दी जा रही है। तो देखिए ये एरिया है, यहाँ पे स्कूल कितने हैं, 103 स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया है, ये स्कूल है। तो आपको एरिया भी याद रखना है, आपको स्कूल भी याद रखना है, आपको IT विद्या भी याद रखना है, आपको लैंग्वेज भी याद रखना है, साथ में आपको ग्लोबल याद रखना है, साथ में आपको क्लास का फुल फॉर्म याद रखना है, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से किया, आपने अच्छे से कर लिया, तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। आप ये देखिए, ये जो आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप पेपर 1 की चाहे आपके पास कोई बुक है, आप उसे भी खोल के देखिए, उसमें ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है CIET। क्लास का उतना ही टॉपिक था। तो CIET टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान।
तो यहाँ पे देखिए एक बार लिखा है यहाँ पे डिजिटल इंडिया, यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी। तो सिंपल सी बात क्या है कि ये भी ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है। तो इसकी फुल फॉर्म पहले याद करिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म है CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज एन autonomous organization formed as a nodal agency under the National Council of Educational Research and Training NCERT, ठीक है, for promoting the use of mass media technology for expanding and improving the quality of education at school level। आप देखिए एट प्रेजेंट टाइम पे स्कूल लेवल पे क्या है कि जो एजुकेशन जो है वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, तो उसी एजुकेशन को, यानी कि स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन है उसे हाई क्वालिटी करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए CIET ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। CIET ये किसके अंडर है? ये है NCERT के अंडर। तो सिंपल सा एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या पूछेंगे, इसकी फुल फॉर्म, फिर पूछेंगे कि बताइए कि CIET किसके अंडर है? NCERT के अंदर है। NCERT के यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म दे रखी है, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे CIET का काम क्या है मेनली, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देना। इससे पहले जो हमने क्लास किया था, क्लास में क्या था कि जो रूरल एरिया के बच्चों को क्या है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी एजुकेशन है उसमें सुधार करना, उसे इम्प्रूव करना। आप देखिए कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पता है कि उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में उनको जो फैसिलिटी है वो बढ़िया नहीं मिलेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को देखते हुए इन्होंने स्कूल की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए CIET का निर्माण किया है। द इंस्टीट्यूट इज़ फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप मेरे को ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके हेड कौन है? ठीक है, ये किन के अंडर आता है, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए। सो ये CIET किसके अंडर है? NCERT के अंदर, है ना। इसे फंड कौन कर रहा है? इसे फंड कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, MHRD। आपको पता है कि MHRD जो है इसका भी नाम भी चेंज हो चुका है। तो आप मेरे को ये भी बताइए MHRD का नया नाम है क्या, ठीक है, वो भी बताइए, और इसके मंत्री कौन है वो भी बताइए। MHRD वैसे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे MHRD को बदल के अब MED यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो बस आप इसका मेरे को मंत्री का नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मेरे को भी लगेगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आता है CIET NCERT के अंदर, और इसे फंड कौन कर रहा है? MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्योंकि देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो नया नाम है, वो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, तो उसमें ये बताया गया था। सो नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए ये ओरिजिन ऑफ द इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो CIET है वो कैसे बना। यहाँ पे देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET वाज एस्टैब्लिश इन 1984 by Ministry of Human Resource Development and Government of India with the merger of Center of Educational Technology and Department of Teaching Aid। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो CIET है वो कब बना? 1984 में बना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ये किसी भी बुक में टॉपिक नहीं मिलेगा, किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से करना है, अच्छे से करना है, इससे आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा। तो आप इसे बिल्कुल भी मत छोड़िए, इसे आप अच्छे से करिए। तो CIET है ये कब बना? 1984 में। और ये किसने बनाया? MHRD ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये किसका मर्जर है, यानी कि किसका मर्जर है, ये किसको मर्ज करके बनाया? ये बनाया है सेंटर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1973 और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड 1959। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड और एजुकेशन टेक्नोलॉजी को मिला दिया तो CIET बना दिया, यानी कि इनको ख़त्म करके मर्ज करके इनमें ये जोड़ दिया। तो ये आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब देखिए किसके अंडर आते हैं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ, जैसे एक छाता होता है ना, छतरी जैसे अम्ब्रेला जैसे होती है, उसके अंडर जैसे हम नीचे हैं तो हम वैसे ही ये एनसीईआरटी के अंडर है। आप देखिए इन दोनों को मिलाया तो सीआईटी बना, सीआईटी किसके अंडर आया, एनसीईआरटी के अंडर आया। विद द एम टू न्यू with the aim to make the new age technology in mass media available at the school level। अब देखें यहाँ पे क्या है कि न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, आपको पता है कि नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं मार्केट में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है स्कूल लेवल के लिए। तो मास मीडिया तक पहुंचाने के लिए, इनकी स्कूल लेवल पे देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजी उनको दी जाए कि ताकि बच्चे आराम से पढ़ सकें। इनका मेजर काम क्या है, जो यूटिलाइजेशन है, यानी कि जैसे रेडियो है, टीवी है, फिल्म्स है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, साइबर मीडिया है, तो इनके जरिए कॉम्बिनेशन के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। आप देखिए टीवी पे क्या है कि जैसे स्वयं प्रभा है, जो मैंने इसके पहले मैं लेक्चर कर चुका हूँ। स्वयं प्रभा में क्या है कि 34 चैनल, जैसे आपके घर में टीवी है, डीटीएच है, वहाँ पे क्या है कि आपको स्वयं प्रभा के वहाँ पे चैनल मिल जाते हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे बच्चे फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, साइबर मीडिया कुछ भी है, तो गवर्नमेंट की यह पहल है कि जो भी वो यूज़ करते हैं उसके ज़रिए उनको एजुकेशन दी जाए स्कूल लेवल की। याद रखिए स्कूल लेवल की ही एजुकेशन है। द इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट NIE कैंपस, NIE कैंपस NCRT इन न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए ये कहाँ पे है, क्या ये NIE कैंपस में लोकेटेड है, जो NCRT दिल्ली में है वहाँ पे। CIET involve in various activity such as design, development and dissemination of alternate learning system, promotion of educational technology, training and personnel in educational technology, coordination of activities of its subsidiary like State Institute of Educational Technology। अब देखिए जो CIT है, ठीक है, SIET, CIT है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगर SIET आ जाए तो बाकी सेम रहेगा, लेकिन आगे से स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वेरियस एक्टिविटी है, जैसे डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, है ना, लर्निंग सिस्टम कैसा होना चाहिए इसे डिज़ाइन करना, डेवलप करना, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसे प्रमोट करना, और साथ में जो स्टाफ है जो ट्रेनिंग देता है तो उनको लेके आना, उन्हें ट्रेन करना कि ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। तो कोऑर्डिनेशन करना किसके साथ, स्टेट के साथ, यानी कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया में लागू करना है इसे, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से इसका साथ में कोऑर्डिनेशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये सारी चीज़ें से ही क्वेश्चन बनेगा। आप देखिए कि 2 मार्क्स पक्के करने के लिए हमें कितना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ताकि हमारा कहीं पे क्वेश्चन जो है उसका कटे ना, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि आपके नंबर कहीं पे कटे ना, तो कट जाए तो फ़ायदा क्या है ना। तो चलिए देखिए रोल ऑफ CIET, अब इसका रोल देखते क्या है। देखिए टू डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस मीडिया सॉफ्टवेयर स्पेशली मास मीडिया, रेडियो एंड टेलीविज़न, interactive multimedia and web-based learning resource, utilize ICT to enrich the transaction of curricular activities at different level of school education। यहाँ पे देखिए सिंपल सी क्या है, जो मास मीडिया है, रेडियो है, टेलीविज़न है, तो इसके द्वारा क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी करना, तैयार करना कि ताकि बच्चों को इसके ज़रिए क्या है जो स्कूल एजुकेशन दी जा सके, उनको एक अच्छी एक्टिविटी यहाँ पे दी जा सके। इनकी वेब बेस्ड लर्निंग है, यानी कि बच्चों को स्कूल एजुकेशन में क्या है कि डिजिटली तौर पे पढ़ाना, ठीक है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाना, चाहे वो टेलीविज़न हो, रेडियो हो या मास मीडिया हो। The institute undertakes activity to widen educational opportunities, promote equity and improve quality of educational process at school level। अब देखें यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे स्कूल लेवल पे क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, है ना। तो सबसे मेन बात आती है क्वालिटी को इम्प्रूव करना। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते, कई बार टीचर जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बच्चों को डिजिटली तौर पे पढ़ाना,
ठीक है, लाइव क्लासेस के जरिए पढ़ाना, बेहतर तरीके से पढ़ाना कि बच्चे उसे सीख सकें। टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुसेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन ऑन नेशनल चैनल। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो नेशनल चैनल है इंडिया के, जैसे दूरदर्शन है, ज्ञान दर्शन है और ज्ञानवाणी है, यहाँ पे क्या है कि नॉलेज प्रदान करना है, यहाँ पे इसके ज़रिए बच्चों को नॉलेज देना। हालांकि देखिए बहुत कम बच्चे हैं ये जो चैनल देखते हैं, आप में से कोई भी इसे बहुत 1-2% देखता होगा, तो ये गवर्नमेंट के चैनल है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप ये देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी अगर आप इसे फॉलो करते तो, लेकिन हम ये देखते ही नहीं हैं इसलिए। तो अगर आप इसे देखेंगे, अगर इसे फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ यहाँ पे दे रही है। टू एक्सप्लोर एंड इन्फ्यूज द अप्रोप्रिएट एंड क्रिटिकल यूज ऑफ इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेटरी नेटवर्क। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि देखिए जो डिजिटल कंटेंट है वो कैसा है, उसे एक्सप्लोर करना, उसे क्रिटिकली यूज़ करना, देखना कि क्या चीज़ अच्छी क्या अच्छी है क्या बुरी है, उसे देखना कि सॉफ्टवेयर अच्छा है कि नहीं है ना। तो वेब बेस्ड कम्युनिकेशन कैसा है, पार्टिसिपेटरी नेटवर्क कैसे है, तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ को यहाँ पे लेके आना। तो देखिए फंक्शन ऑफ CIET है क्या। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात आती है, फंक्शन क्या है CIET के। तो यहाँ पे देखिए टू इम्प्रूव क्वालिटी इन एजुकेशन, देखिए यहाँ पे क्वालिटी की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना। टू डिज़ाइन डेवलप अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम इन द सोसाइटी, यानी कि देखिए जो पढ़ने का तरीका है, जैसे देखिए लर्निंग सिस्टम है, बुक से पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट तरीका बताना सोसाइटी को जिससे वो पढ़ सके। अल्टरनेट तरीका क्या है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है, इनकी बुक्स तो आप पढ़ते ही हैं, वो पुराना सिस्टम है, लेकिन अल्टरनेटिव सिस्टम भी होना चाहिए ना साथ में। तो क्वालिटी को, एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करना। डिज़ाइनिंग अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम टू डील विद प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे दूर करना। पहले क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फिर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना। ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशनल प्लानर्स एडमिनिस्ट्रेटर टू द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो एजुकेशनल प्लानर है, इनकी जो प्लान करते हैं, और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कंसेप्ट इनकी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो उनको लेके आना। CIET is engaged in the development of an alternative system of education using television through। अब देखिए जो CIET है वो क्या है, अल्टरनेटिव सिस्टम लेके आया है। अल्टरनेटिव सिस्टम मतलब कि जैसे पढ़ने का तरीका पहले चल रहा है उसको उसको तो रखना ही है, साथ में एक दूसरा तरीका भी देना। किसके जरिए, इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम टू रीच इन एंड आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर इन रूरल एरिया। देखिए यहाँ पे कवर किसे किया जा रहा है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, जो स्कूल में जाते भी हैं, जो स्कूल में नहीं जाते वो भी, और जो रूरल एरिया में टीचर है उनके लिए CIET बनाया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके जरिए, यानी कि अगर टीवी पे, टेलीविज़न पे जो भी करवाना है वो किसके जरिए है, इनसैट के, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए है। तो आप आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो CIET है तो वो टेलीविज़न से एंगेज्ड है, किसके जरिए है, इनसैट के। इट प्रोड्यूस ETV मतलब एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्री क्लोस्टमी। यहाँ पे सिंपल सी ETV की फुल फॉर्म एक और है, यहाँ पे देख लीजिए कि जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, आप ये मान लीजिए कि जैसे एजुकेशनल टेलीविज़न, ठीक है। तो ये भी है और वो भी है, तो इसको आप काट दीजिए, इसकी बजाय अगर आप एजुकेशनल टेलीविज़न लिखेंगे वो ज़्यादा बढ़िया है, एजुकेशनल टेलीविज़न, क्योंकि देखिए ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ सकता है। प्रोग्राम एंड दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग टेलीकास्ट वाया इनसैट, यानी कि इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। So CIET has playing a vital role in implementing various innovative projects in educational technology both at national and state level.
It has to deal with pre-primary, primary, secondary and university education, open university education containing education, adult education. देखिए यहाँ पे प्री प्राइमरी भी है, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो एडल्ट एजुकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, तो इसकी आप चिंता मत करिए। इससे पहले जो हमने क्लास का टॉपिक किया है वहाँ पे ओनली स्कूल लेवल है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लेवल है एजुकेशन के, इन्होंने तकरीबन सभी लेवल को यहाँ पे कवर किया है। सो इन शॉर्ट में समझते हैं कि CIET है क्या। देखिए ये एक ऑटोनॉमस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जैसे आजकल MED मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंडर है। और इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो 2 डिपार्टमेंट है जो उससे मिलके बना है, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके अंडर ये आता है। यानी कि देखिए यहाँ पे मर्ज हुए हैं 2 डिपार्टमेंट कौन से मर्ज हुए हैं, सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1973 और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एट 1959, ये दोनों को मर्ज करके बनाया गया है CIET, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो किसके अंडर है, ये है NCERT के अंडर। इट्स मेजर एम, इसका मेजर एम क्या है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, रेडियो, TV, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर मीडिया, इसके जरिए, इसके कॉम्बिनेशन से जो एजुकेशन को प्रोवाइड करवाना। द इंस्टीट्यूट अंडरटेक्स एक्टिविटी टू वाइडन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, प्रमोट इक्विटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी। देखिए जो स्कूल लेवल पे क्वालिटी है, इसे इम्प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है कि स्कूल लेवल पे क्वालिटी को इम्प्रूव तो करना ही है, साथ में बहुत सारे लेवल की एजुकेशन यहाँ पे जुड़ी गई है। यहाँ पे क्या है, स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाना, तो उसके साथ यूनिवर्सिटी लेवल है या जो भी और बहुत सारे जो लेवल है, उसे उस तक बढ़ाना, उस तक पहुँचाना। और जो रूरल एरिया के टीचर हैं उन्हें भी साथ। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं लर्निंग थ्योरी में, बहुत सारी ऐसी थ्योरी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं सारी थ्योरी करवाऊँ और जिनसे एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनता है वो भी करवाऊँ, और साथ में आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में करवाऊँ। तो देखिए लर्निंग थ्योरीज आर conceptual frameworks describe how information is absorbed, processed and retained during learning. Cognitive, emotional and environmental, internal and external factors influence learner success as well as prior knowledge. तो ये सारी यहाँ पे आएगा, लर्निंग आएगा यहाँ पे, लर्निंग, ठीक है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये है क्या, देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात क्या दी गई है कि लर्निंग थ्योरी होती क्या है। जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम दिमाग, जैसे देखिए जो हमारा लर्निंग है, जो हमारा कोग्निटिव लेवल है, इमोशन लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर देखिए कि बहुत सारे जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले से नॉलेज हो, तो हम वही टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें एक नई नॉलेज मिलेगी। तो इससे क्या होगा, हमें चीज़ें और ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। तो ये है सिंपल सा पार्ट। ऑल प्ले ए पार्ट इन हाउ अंडरस्टैंडिंग और वर्ल्ड व्यू इज एक्वायर्ड और चेंज एंड नॉलेज एंड स्किल रिटेन। अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या कहा गया है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें इसी से ही पता चलेगा कि वर्ल्ड को देखने का नज़रिया कैसे है, वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है उसकी नॉलेज हम कैसे एक्वायर करें, है ना। आप देखिए कि जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है, अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, हम जैसे इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा, न्यूज़ से। तो न्यूज़ को अगर हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम पूरी वर्ल्ड को जान पाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये लर्निंग के अंदर ही आता है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक था ये वाला। तो अब हम बात करते हैं मेन थ्योरीज के बारे में। तो देखिए पहला है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में देखिए इवान पेवलोव है, ठीक है, जिसका आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे निभाते हैं। बिहेवियरिज्म होता क्या है, देखिए behaviorism is a view in which behavior can explain by external factor and behavioral conditioning can be used as a universal learning process. In behaviorism, the ideas of positive and negative enforcement are effective tools of learning and behavior modification as well as punishment
एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे बिहेवियरिज्म होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, बिहेवियरिज्म होता क्या है यहाँ पे। अब देखिए बिहेवियरिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखिए ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है ना। तो कई बार हमें अपने बिहेवियर से हमें पनिशमेंट मिलती है, कई बार हमें रिवॉर्ड भी मिलता है साथ में। तो आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा, दोनों चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। देखिए पहला है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है, तो देखिए वो सारी कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन हमारे साथ जोड़ दी जाती हैं जिनसे हम बिहेव करते हैं। पहली कंडीशन में आपको मैं एग्जांपल दूंगा, इवान पेवलोव, जैसे आपको मैंने बताया था, आगे भी पढ़ेंगे इसका। वहाँ पे क्या था कि जैसे उन्होंने एक कुत्ते को बांध के तो उसको खाना दिया, है ना, जहाँ पे खाना दिया तो कुत्ते की लार टपकने लग गई। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि जब अगले दिन खाना दिया, साथ में क्या किया कि खाने के साथ घंटी बजाई, पहले घंटी बजाई फिर उसके बाद खाना दिया। फिर ऐसे ही थोड़े दिन चला तो उन्होंने देखा कि जब घंटी बजती है तभी कुत्ते की लार टपकने लगती है, उसके बाद खाना उसे मिलता है। तो ये क्या है, बिहेवियर है। यानी कि पहले क्या था कि जैसे कुत्ता बैठा हुआ था आराम से, तो घंटी बजी, उसको पता चल गया मेरे को खाना मिलने वाला है, तो ये क्या है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके साथ क्या है, घंटी को जोड़ दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम आपको कहते हैं, आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, तो आपको क्या होगा कि आपको ये हो जाएगा कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है साथ में, है ना। बेल आइकन साथ में प्रेस करना ज़रूरी है कि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ये क्या है, बेल आइकन आपके साथ जोड़ा गया है साथ में कि सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है। स्कूल में देखिए जैसे कि घंटी बजती है तो बच्चे क्या है, अपना टिफ़िन बॉक्स खोलने लगते हैं, है ना। तो उनको पता है कि जैसे ही घंटी बजेगी हमें टिफ़िन बॉक्स को खोलना है, क्योंकि हमारा लंच टाइम हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है, ये हमारा बिहेव है, हम जैसे बिहेव करते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि बिहेव हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है। क्लास में जैसे देखिए कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, है ना, तो आपका बिहेव हो जाएगा चिड़चिड़ा। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता वो डरे होते हैं हमेशा। जिन बच्चों को सारी चीज़ें आती हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। देखिए जैसे आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप हमेशा एक्टिव रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, वो हमेशा डरे हुए रहेंगे। तो ये बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और साथ में बिहेवियर में बहुत सारी कंडीशन है जो हमारे साथ जोड़ दी जाती हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर मैंने जैसे आपको बताया, घंटी वाला सिस्टम मैंने बताया वो वाला। सो नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म। देखिए कॉग्निटिज्म हमारा होता है जैसे दिमाग से संबंधित, है ना। कॉग्निटिव मतलब कि दिमागी। अब देखिए कॉग्निटिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी डेवलप बाय जीन पियाजेट इन which a child development cognitive pathway in understanding and physical response to experience. In his theory, students learn most effectively through reading text and lecture instruction। जैसे देखिए कॉग्निटिविज्म है जो जीन पियाजेट ने जो थ्योरी हमें दी थी, उन्होंने डेवलप की थी। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो दिमाग है वो कैसे धीरे धीरे क्या है, वो चीज़ों को समझने लगता है ना। तो फिजिकल रिस्पॉन्स देने लगता है अपना। तो वो सारी चीज़ें हैं, यानी कि जब भी हम चीज़ों को समझते हैं अपने दिमाग से तो वो सारी चीज़ें आती हैं कॉग्निटिविज्म में। तो जैसे देखिए मान लीजिए हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, है ना, हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से चीज़ें हमें याद आती हैं। आप देखिए जैसे कि स्टूडेंट लेक्चर देखते हैं, है ना, कुछ पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, वो उन चीज़ों को समझते हैं। जैसे आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप इसे अपने दिमाग में बिठाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ है वो आपके दिमाग में कैसे आएगी, जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आपको पता है कि यूजीसी नेट का आपको एग्ज़ाम देना है, उसका सिलेबस आपने समझा हुआ है, आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यूनिट 1 से लेकर 10 तक है, मैं आपको कहूँ कि 12 यूनिट हम करेंगे तो आप यही कहेंगे ना, मैंने तो 10 पढ़े हैं, तो 12वां यूनिट कौन सा है, 11 12 कौन से हैं, है ना। आपने अंडरस्टैंड किया हुआ है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो आप वो अच्छे से समझेंगे, है ना। पूरा अंडरस्टैंड यहाँ पे होता है। जैसे आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ तो आपने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पूरा पूरा अच्छे से नहीं किया होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि आपने कॉग्निटिविज्म में क्या किया है, अंडरस्टैंड किया हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो आप दिमाग लगा के सारे क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। यानी कि ये किससे संबंधित है, दिमाग से। सो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज द आइडिया दैट पीपल आर रिस्पॉन्सिबल इन क्रिएटिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग
of world and using that they know based on previous experience in the process of linking new information टू दीज एक्सपीरियंस। अब देखिए जैसे जो पीपल हैं वो अपने क्या करते हैं कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है, उससे न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। पीपल यूज़ दीज एक्सपीरियंस एंड न्यू इन्फॉर्मेशन टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन मीनिंग। अब देखिए होता क्या है कि जो उनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जो नई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप एक नई चीज़ को एक्वायर करेंगे, है ना, एक नई चीज़ को बनाएंगे। तो जैसे देखिए कि आप सिंपल सी ये बात देखिए कि जैसे आपके पास पुरानी कोई नॉलेज है, जैसे आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास एग्ज़ाम देने का एक्सपीरियंस है ना। आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपने बस जब 2-3 बार एग्ज़ाम दे दिया तो आपको ये पता चल गया, आपने एक नई इन्फॉर्मेशन निकाली, आपको पता चल गया कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो जिससे आप क्या है आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जब आप नई इन्फॉर्मेशन को लिंक करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को लेते हैं अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को यूज़ करके, तो वो क्या है, वो होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, लेकिन आप उसका क्या है एक शॉर्टकट बनाते हैं, एक शॉर्टकट बनाते हैं कि ताकि वो चीज़ आपको आसानी से आ जाए। तो वो क्या है, वो कनेक्टिविज्म है। यानी कि आप अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को क्या है एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक नई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक और देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे इंजीनियर हैं, जैसे वो सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, जैसे, है ना। तो होता क्या है, जो ब्रिज बनाते हैं तो वो क्या है, वो अपना पुराना एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को करके वो एक पुल का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वैसे ही चीज़ें हैं, जैसे आपके अंदर आपके पास कोई बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो आपने उसी चीज़ के साथ क्या है कि नई इन्फॉर्मेशन को गेन किया, नई इन्फॉर्मेशन को आपने पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ आपने क्या है उसे लिंक किया और आपने एक नई चीज़ बनाई। आपको चीज़ मुश्किल लगी, लेकिन आपने ऐसी चीज़ की जिससे क्या हुआ, आपने शॉर्टकट में वो चीज़ आसानी से कर ली। तो वो क्या है, वो कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, आपने एक नई चीज़ का निर्माण कर लिया, है ना। तो आपको मैं सिंपल सी एक और बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देखिए कि धीरे धीरे क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में क्या था, बड़े बड़े फ़ोन होते थे, है ना। आजकल क्या है देखिए स्मार्टफोन आ चुके हैं। तो पहले से लेके अब तक क्या है, पहले क्या था, प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा ना, यहाँ पे पहले टावर वाले फ़ोन होते थे, फिर बाद में क्या हुआ, टच वाले फ़ोन आ चुके हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे डेवलप हुआ, नई इन्फॉर्मेशन आई, उसमें जोड़ी गई, उसमें एक्सपीरियंस को जो पहले था उसमें नई चीज़ों को बनाया गया, जिससे क्या है कि नई चीज़ का निर्माण हुआ। सो नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। देखिए ह्यूमनिज्म फोकस ऑन इंडिविजुअल एज द सब्जेक्ट एंड assert that learning is the natural process that helps us that helps a person reach self actualization। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। देखिए ह्यूमनिज्म फोकस किसके ऊपर करता है, इंडिविजुअल के ऊपर, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर, आपके पर्सनल ऊपर करता है। तो ये क्या है, ये एक लर्निंग है जो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है, जो आपको हेल्प करता है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है, देखिए जैसे आप कहते हैं ना, मेरे को आईएएस अफसर बनना है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को डायरेक्टर बनना है, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको आपको नीड है, आपको पता है कि मेरे को यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो करना है, जेआरएफ करना है तो करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो बनना है, पुलिस अफसर बनना है, एक्टर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, वो आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आप खुद से बनना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लर्निंग जो करते हैं वो आपको हेल्प करता है आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। देखिए सिनेरियो एंड रोल मॉडलिंग आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन ह्यूमनिस्टिक लर्निंग एज आर एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोरिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर। तो देखिए आप कैसे पहुंचते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसने पहली बार में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, अब वो एक टीचर की पोस्ट पे लगा हुआ है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। आपका भी सेम टारगेट है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके किसी कॉलेज में जाके टीचर लगने के लिए। तो आपको क्या है, आपको उससे क्या है प्रेरणा मिलेगी, है ना। तो आपको उससे क्या है लर्निंग मिलेगा, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे आप देखेंगे
कि मैं उसके साथ, मैं जैसे वो है वैसे मैं बनना चाहता हूँ, है ना। तो आप बिल्कुल वैसा बनना चाहते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो एक्सपीरियंस है पेपर दे दे के, एग्ज़ाम दे दे के बढ़ेगा, है ना। तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे कि उसने पहली बार में कैसे क्वालिफाई किया। आप देखिए, जैसे पहली बार में कोई बच्चे क्वालिफाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी वीडियो देखें, कौन सा कोर्स करा है, कि ताकि वो भी आप फॉलो करें, उसी के साथ आपका भी क्वालिफाई हो जाए। तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, यानी कि जहाँ आपको रीच करना है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आपको बनना है, उसके लिए आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरे कैसे पहुँचे हैं, सेम वैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो उसे कहते हैं ह्यूमैनिज्म। सो नेक्स्ट है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म क्या है, देखिए, कनेक्टिविज्म इज ए रियली न्यू लर्निंग थ्योरी डेवलप एंड बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन बाय फॉर्मिंग कनेक्शंस। अब देखिए, कनेक्टिविज्म क्या है कि कनेक्शन करना आपस में, है ना, चीज़ों को कनेक्ट करना। दिस थ्योरी हैज़ डेवलप्ड विद द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एज अडेप्टिंग टू एडवांस दिस एरिनास। This new theory suggests that people no longer stop learning after formal education and continue to gain knowledge from other avenues such as job, skill, networking, experience and access to information with new tools in technology. अब देखिए, कनेक्टिविज्म क्या है, कनेक्ट करना हर एक चीज़ को। देखिए, ये न्यू लर्निंग थ्योरी है जिससे आप सीखते हैं। ये क्या है, ये डिजिटल एज जो आज का ज़माना है उससे है। आप देखिए, आज का ज़माना क्या है, जैसे आपको जहाँ पे देखिए फॉर्मल एजुकेशन मिलती है ना स्कूल में, तो आप क्या है, वही वीडियोस आप घर बैठे भी देखते हैं। जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं ना, ये डिजिटल ज़माना है। बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे आपको नॉलेज गेन करना है कहीं से भी करते हैं, आप बुक्स को पढ़ के करते हैं, वीडियोस को देख के करते हैं, ऑनलाइन पढ़ के करते हैं। तो आपका नॉलेज गेन करना है ना। उसके अलावा जैसे आपका जॉब स्किल है, नेटवर्किंग है, एक्सपीरियंस है, आप नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और नए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या है, कनेक्टिविज्म। यानी कि आपको नॉलेज गेन करना है, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को जोड़ के कर रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे चीज़ों को क्या है, कनेक्ट करना है आपस में, सभी चीज़ों को, कि ताकि आप एक नई चीज़ को सीख सकें। चीज़ आपको सीखनी है, बस उसका सीखने का नज़रिया अलग से है, यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, वो होता है कनेक्टिविज्म, जब हम चीज़ों को कनेक्ट करके आपस में सीखते हैं। सो ये थी थ्योरीज। अब हम बात करेंगे इवान पेवलोव के बारे में। तो देखिए, इवान पेवलोव जो है, तो मैंने आपको जैसे बताया ना, वो इसकी जो इनकी थ्योरी है कंडीशन रिफ्लेक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आप देखिए, इसके बाद मैं जैसे और लेक्चर दूंगा, उसमें मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी करूंगा एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वैसा आपको लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। उसके अलावा फिर हम और भी ज़्यादा करेंगे, है ना। तो हम गैगने का जो 9 लेवल ऑफ टीचिंग है वो भी करेंगे, है ना, 9 लर्निंग थ्योरी, तो वो अगले लेक्चर्स में करेंगे। इसमें हम करेंगे इवान पेवलोव का। देखिए, कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है इवान पेवलोव की। कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि हम किस कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं, है ना, हम कैसे करते हैं। तो देखिए, आपको पहले मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं पूरी तरह से मैं बताऊँगा। एन इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जो ये इवान पेवलोव है, ये रशियन है, ठीक है, रशिया से बिलोंग करते हैं। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। तो 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला, ये रशिया के रहने वाले हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे रशिया के। तो देखिए, कंडीशनिंग बिहेवियरल साइकोलॉजी इज अ थ्योरी दैट ए पर्सन रिएक्शन यानी कि रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट्स इनकी स्टिमुलस बाय ए पर्सन और एनिमल कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग और कंडीशनिंग। इट इज़ हाई ऑर्डर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि अगर चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई जानवर है, वो अगर उसे क्या करे कि कोई कंडीशन दी जाए, तो वो उसमें लर्निंग कर सकता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में कोई भी लर्निंग कर सकता है, तो रिएक्शन कर सकता है, यानी कि रिएक्ट कर सकता है। तो इवान पेवलोव ने इसे प्रूव करके बताया कि अगर हम किसी के साथ कोई चीज़ जोड़ दें तो उससे क्या होगा, वो उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए उन्होंने क्या बोला, मैं आपको यहाँ पे सारी मैं थ्योरी यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ए रशियन साइकोलॉजिस्ट नेम इवान पेवलोव 1849 to 1936 create condition reflex theory, उन्होंने condition reflex दी theory. It was one of the first and true scientific and objective approach
to the study of learning, mainly because it provide a model that could be verified, tested and explored in sir. अब देखिए इन्होंने पहली और साइंटिफिक थ्योरी दी लर्निंग की, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने उसे साइंटिफिक प्रूव करके बताया, टेस्ट करके बताया, जिससे वो प्रूफ हो गया कि हाँ ये चीज़ होती है। रियल वेज यूजिंग द मैथोलॉजी डेवलप फॉर इट इज़ एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विच हैज़ बीन ट्रेंड और लर्न। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ऐसे मेथड डेवलप किए हैं जिससे क्या है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है किसी का भी, है ना, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आना। पहले आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा, फिर आपको मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा। ए रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इज ए नेचुरल occurring response to a stimulus. For example, salivation is a natural response to the stimulus of food, while the knee jerk is the natural response to a top of below of the knee. उसके बाद देखिए Pavlov had identified a fundamental associative learning process called classical conditioning. Classical conditioning refer to learning that occurs when a neural stimulus become associated with एक strategy used to student for motivation, self development and learning easily. तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपको मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे समझाता हूँ है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको जैसे बताया ना कि क्या किया था, इवान पेवलोव ने ये प्रूव करके बताया कि अगर हम किस कंडीशन में हैं तो हमारा बिहेव कैसे होगा। जैसे मैंने आपको कुत्ते वाली बात बताई थी ना, कि यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक पिंजरा लिया, वहाँ पे कुत्ते को बांध दिया, है ना, या किसी चीज़ से कुत्ते को बांध दिया, उसे बांध दिया, उसके सामने पहले दिन खाना रखा गया, है ना, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, उसमें खाना दिया गया उसे। तो खाना देने के बाद क्या हुआ कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लार टपकने लग गई। देखिए ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई भूखा होता है उसके सामने खाना आ जाए तो लार वैसे ही आ जाती है, तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई। उसके बाद क्या किया, अगले दिन तो जैसे उन्होंने खाना देने से पहले घंटी बजाई, उसके बाद खाना दिया, तो फिर कुत्ते के मुंह से लार आई। तो पहले उन्होंने फिर ऐसे ही कंटिन्यू किया, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना, पहले घंटी फिर खाना। तो हुआ क्या कि जब भी बेल बजती थी, जब भी घंटी बजती थी, तो वहाँ पे देखा गया कि जब भी बेल बजती थी कुत्ते को ये समझ आ गया था कि अब बेल बजेगी, अब मेरे को खाना मिलेगा, है ना। तो उसको ये समझ आ गया कि घंटी बजने के बाद ही खाना मिलता है। तो देखिए जब भी घंटी बजती थी रोज़ कुत्ते के मुंह से लार टपकती थी। पहले क्या था, खाने को देख के लार टपकती थी, लेकिन अभी क्या था कि बेल को सुनने के साथ ही उसकी लार टपकने लग गई। थोड़े दिन ऐसे चला, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ओनली बेल बजी, घंटी बजी, लेकिन खाना नहीं दिया गया। फिर भी बेल बजने के साथ कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई। तो हुआ क्या, कुत्ते को आदत पड़ चुकी थी कि जब भी बेल बजेगी तो क्या होगा कि उसे खाना मिलेगा, है ना। तो हुआ ऐसे ही सेम, जब भी बेल बजी उसकी लार टपकी, लेकिन एंड में उसे खाना नहीं मिला। तो इससे ये प्रूफ किया इवान पेवलोव ने कि हमें इस कंडीशन में, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना है। अब देखिए हमारे साथ क्या है, घंटी को जोड़ा गया, है ना। तो कुत्ते के साथ क्या है, घंटी को जोड़ा गया, कुत्ते के साथ घंटी को जोड़ दिया, तो उसे क्या है, उसका बिहेव चेंज हो गया, उसको पता चलने लग गया कि हाँ ये चीज़ होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा। तो जैसे ही मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, है ना। तो आपको किसी चीज़ के साथ बांध दिया जाता है, आपको किसी के साथ जोड़ दिया जाता है ना। आपको ये होता है कि हाँ आपको यही चीज़ करनी है तो आपकी चीज़ होगी, है ना। जैसे आपको पता है कि आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखनी है, जैसे आपको मेरी वीडियो देखनी है, किसी और की वीडियो देखनी है, आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है ना, उसके साथ सब्सक्राइब के साथ। तो वो आपके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए तो इसी से क्या है कि जब हम किसी कंडीशन में होते हैं, हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाती है, तो हमारा बिहेवियर क्या है, वो चेंज होने लगता है। तो इससे क्या है कि उसे कहते हैं बिहेवियरिज्म, या उसे इवान पेवलोव ने प्रूव किया है कि जब भी हम जिस कंडीशन में हैं, अगर हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाए तो हम उस चीज़ के बजाय जो हमारे साथ जोड़ी जाती है उसके साथ क्या है, हम रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। वो चीज़ यहाँ पे यही कुत्ते वाली एग्जांपल दी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि ये सारी चीज़ वही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजी जो अपनाते हैं वो मोटिवेशन के लिए होती है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होती है और इजी लर्निंग के लिए होती है। जब भी हम इजी लर्निंग करते हैं
तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ था कि जब भी हमारे साथ कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो हम तुरंत उसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था 9 लेवल ऑफ लर्निंग क्या है। आपको मैं बेसिक यहाँ पे बताता हूँ कि गैगने ने जो ये 9 लेवल ऑफ लर्निंग दिया है ये है क्या। ये क्या है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का तरीका है, यानी कि जब टीचर क्लास में जाते हैं, है ना, वो कैसे क्या करते हैं उसके बारे में है। ठीक है, ये गैगने के 9 लेवल ऑफ लर्निंग है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सो देखिए, ये क्लासरूम मैनेजमेंट का तरीका है। इन्होंने बताया है कि टीचर क्लास में कैसे जाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अटेंशन गेन करेंगे उनसे, कैसे अपनी नॉलेज शेयर करेंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, कैसे उनका फीडबैक लेंगे, कैसे उनको ये समझाएंगे। यानी कि एक टीचर का क्लास में जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, उनसे फीडबैक लेना, ये सारा क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये दिया है गैगने ने 9 लेवल्स ऑफ लर्निंग में। गैगने का नाम है रॉबर्ट गैगने। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक करना ज़रूरी है। आप देखिए सिलेबस में बहुत सारे ऐसे हिडन टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम से क्वेश्चन आता है लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो हम आपको जो भी करवाएंगे बस आपको उसे ही करना है, उसी से क्वेश्चन निकलेगा। तो देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट गैगने ने 9 इवेंट्स का इंस्ट्रक्शन दिया है। तो देखिए क्या है, गेन अटेंशन, इन्फॉर्म learners of the objectives, stimulate recall of prior knowledge, present the stimulus, provide learning guidance, elicit performance, provide feedback, assess performance, enhance retention and transfer। अभी हमने ये पढ़ा, इसे आगे हम एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। तो देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉबर्ट गैगने 9 कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो देखिए इसे 9 कंडीशन ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। गैगने 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और गैगने टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, इसे गैगने टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन को कहते हैं टैक्सोनॉमी। जब भी वो जैसे लर्निंग की जो क्लासिफिकेशन देते हैं तो उसे बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो रॉबर्ट गैगने in his book The Condition of Learning identified the following mental condition essential for effective learning। अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट गैगने ने वो कंडीशन बताई है हमारे दिमाग की, तो जिससे हम इफेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। इफेक्टिव लर्निंग का यहाँ पे क्या मतलब है, देखिए हर एक वर्ड का डीप मीनिंग होता है। इफेक्टिव लर्निंग होता है कि एक होता है लर्निंग, एक होता है इफेक्टिव लर्निंग। लर्निंग में हम कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन इफेक्टिव क्या है, हम प्रभावी तरीके से, अच्छे तरीके से जो चीज़ को पढ़ते हैं। आपने मान लीजिए पेपर 1 पढ़ा, आपने सिर्फ लर्निंग किया, एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं आया, लेकिन आपने उसे अच्छे से गहराई से पढ़ा, बिल्कुल गहराई से पढ़ा, तो क्या है वो इफेक्टिव लर्निंग बना, आपके सारे क्वेश्चन निकले, आपको डीप नॉलेज हो गई। तो देखिए पहला है रिसेप्शन। देखिए जो हमने यहाँ पे किया है ना, ये 9 वाला, ये सेम वही है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ किताब के, आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिसेप्शन। अब देखिए गेन अटेंशन को इन्होंने रिसेप्शन का नाम दिया यहाँ पे। अब देखिए रिसेप्शन, गेन अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, वॉइस मॉड्यूलेशन, जेस्टर, शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, हैंड आउट्स एट्सेट्रा कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। अब देखें यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, गैगने के अकॉर्डिंग पहला स्टेप क्या है कि स्टूडेंट का गेन अटेंशन करना। जब टीचर क्लास में जाते हैं सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टूडेंट का अटेंशन गेन करते हैं। अब देखिए जैसे क्लास में टीचर गए, सबसे पहले क्या है, उनको स्टूडेंट का अटेंशन अपने और खींचना होगा। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट का जो क्या है, अटेंशन अपनी तरफ रिसीव करना होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है वो कर सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन बोल के कह सकते हैं, और जेस्टर हाथों के इशारों से कर सकते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो वो वीडियो के ज़रिए कर सकते हैं, हैंड आउट्स, ठीक है, हैंड के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम कहते हैं ना जैसे क्लास में जैसे क्लास में जाके कहते हैं, जैसे टीचर क्लास में खड़े हुए तो बच्चे देखते ही चुप हो जाते हैं सारे, है ना, तो अटेंशन आ जाता है एकदम उनको। या टीचर बोल के कहते हैं, है ना, कि आज हम ये पढ़ेंगे, या कुछ भी स्टार्टिंग में कहते हैं, तो ये पहला काम क्या है, स्टूडेंट का अटेंशन गेन करना। अगर अटेंशन नहीं होगा स्टूडेंट क्लास में तो कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरा है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या है, देखिए, इन्फॉर्म दैम अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट दे आर अबाउट टू लर्न सो दैट इंटरेस्ट विल बी डेवलप।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट को बताना, क्या बताना कि वो जो पढ़ने वाले हैं आज, वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग वाली वीडियो से बताया था कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, है ना, तो आपको ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। जैसे मैंने देखिए पेपर वन का वीडियो दिया, मैंने उसमें बताया कि पेपर वन क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री का वीडियो दिया, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दिया, मैंने वहाँ पे क्या बताया कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। मैंने हिस्ट्री का बेसिक दे दिया, पॉलिटिकल साइंस का बेसिक दे दिया, पेपर वन का बेसिक दे दिया कि हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ते हैं। जब भी देखिए ऐसा होता है कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, क्या हमें फ़ायदा होगा उससे, क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, हमें वो समझना ज़रूरी है। आपने कभी ये देखा नहीं होगा, कई स्टूडेंट्स पे गौर नहीं करते, लेकिन ये स्टूडेंट को गौर करना ज़रूरी है। पेपर वन हम क्यों करते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हम क्यों पढ़ते हैं, जैसे हम ये लेक्चर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे एग्जाम से क्वेश्चन आएगा। पेपर वन हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए उसमें से क्या है हमें ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि टीचर का काम क्या होता है, रिसर्च का काम क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है, मैथ्स क्यों ज़रूरी है, डाटा इंटरप्रिटेशन क्यों ज़रूरी है ना, साथ में हायर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, आईसीटी क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्यों सेट किया गया है। तो ऐसा ही सेम है कि क्लास में जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं वो बताते हैं कि जो पढ़ने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्यों बताते हैं कि ताकि बच्चों में जो इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। अब देखिए टीचर क्लास में आते पढ़ाना शुरू कर दिया है ना, तो उनको स्टूडेंट को मज़ा ही नहीं आएगा। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, सबसे पहले आपको उसका ट्रेलर दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि मूवी कैसे होने वाली है। तो ट्रेलर से आप जज करते हैं कि हाँ ये मेरे को मूवी देखनी है। ट्रेलर बेकार होगा तो आप कहेंगे नहीं मेरे को नहीं देखनी, अच्छा होगा तो आप कहेंगे मेरे को देखनी है। तो ऐसा ही क्लास में होता है कि जब भी आपको पढ़ाने से पहले टीचर आपको बताते हैं कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, तो इससे क्या है स्टूडेंट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब भी टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या है ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं। इस लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट है स्टार्टिंग में ही, है ना, कि जब टीचर क्लास में जाते हैं तो उसका काम क्या होता है। तो ये क्या इंट्रोडक्शन हो गया कि हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। पहला है अटेंशन गेन करना, दूसरा है बच्चों को बताना कि आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं, ताकि उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। तीसरा है रिट्राइवल। रिट्राइवल मतलब रिलेट द न्यू इन्फॉर्मेशन विद देयर प्रायर नॉलेज। अब देखिए स्टूडेंट्स को क्या है, यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रायर नॉलेज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट को यहाँ पे अभी तक 10 तक टेबल करवाया गया है, लेकिन टीचर ने आज 11th का टेबल स्टार्ट किया, 12 का टेबल स्टार्ट किया। तो देखिए उनको प्रायर नॉलेज थी कि 10 तक टेबल कैसे करना है। उसके बाद 11-12 का टेबल उनके लिए हालांकि नया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नया होने के साथ साथ क्या है, उनको प्रायर नॉलेज है कि टेबल कैसे लिखते हैं, कैसे बनता है, तो वो भी ये आसानी से कर लेंगे, है ना। यानी कि जो भी चीज़ उनको न्यू इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, तो वो प्रायर नॉलेज से क्या है इंक्लूड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने इवान पेवलोव का किया, अभी मैं गैगने का कर रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या है प्रायर नॉलेज है पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की, कि आपने वो पहले पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड ये है। तो आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आएगा, इसीलिए आप इसे आसानी से समझेंगे। तो तीसरे में क्या है, नॉलेज को देना। पहले में क्या था, टेंशन गेन किया, फिर बताया कि आज हम क्या पढ़ेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन दी जो उनको पहले से थोड़ी सी पता है, उससे आगे थोड़ा सा दिखाया। सिलेक्टिव परसेप्शन present the new information in an effective and easy to understand manner using different method and it's depending on the needs and level of student। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि न्यू इन्फॉर्मेशन देना इफेक्टिव तरीके से, कैसे देना कि ताकि बच्चे उसे आसानी से समझ पाए। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है मेथड को यूज़ करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है यहाँ पे एड्स मतलब होता है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे ब्लैक बोर्ड, वीडियो, है ना, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड। ये क्या है कि टीचिंग के तरीके। यहाँ पे देखा जाता है कि स्टूडेंट को कितनी नीड है, स्टूडेंट का लेवल हाई है, लो है। कोई स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल लो लेवल के, उनको पता ही कुछ नहीं होता, कि फिर क्या करते हैं टीचर उसको बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं। उसके बाद क्या है कि जिन बच्चों को पता होता है कि हाँ ये चीज़ है क्या, तो टीचर को इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देंगे यूजीसी नेट का, उनको यूजीसी नेट के बारे में पता नहीं है कि वो होता क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो उनको ये चीज़ें थोड़ी सी देर में समझ आएगी। इसलिए टीचर का काम क्या है, मेरा काम क्या है, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊँ कि ताकि आपको समझ में आए। टीचर का हमेशा यही काम होता है कि जब भी वो न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड यूज़ करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सपोर्ट सिस्टम एड्स यूज़ करें कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए जो वो पढ़ाने जा रहे हैं, जो वो न्यू इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। देखिए ये टॉपिक नया है, इससे पहले कई बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो उनके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको मैं ईजिली तरीके से बता रहा हूँ तो आपको वो जल्दी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का लेवल देखा जाता है कि उन्होंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक पहले पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों ने टॉपिक पहले नहीं पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पहले पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको आसानी से याद आ जाएगा, है ना? तो ये होता है इसका पर्पस। पहले अटेंशन गेन किया, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव बताया इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, फिर प्रो नॉलेज के साथ पढ़ाया, उसके बाद जो भी चीज़ पढ़ाई इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से पढ़ाई कि ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे सीमेंटिंग इनकोडिंग। सीमेंटिंग इनकोडिंग क्या है? हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड रिटेन न्यू इंफॉर्मेशन बाय यूज ऑफ एग्जाम्पल, केस स्टडी, स्टोरी टेलिंग। अब देखें यहाँ पे टीचर का काम क्या है? बच्चों को न्यू इन्फॉर्मेशन देना, उनकी हेल्प करना, किसके जरिए? एग्जाम्पल दे के, केस स्टडी दे के और स्टोरी बता के। मैंने आपको अभी देखिए कितनी एग्जाम्पल दी ना, यहाँ पे कितनी एग्जाम्पल दी। मैंने आपको बताया कि मूवी का ट्रेलर देखेंगे तो आपको मूवी समझ में आएगी, अच्छी लगेगी तो आप देखने जाएंगे, है ना? क्लासरूम में टीचर कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखिए। जब भी मान लीजिए टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पेपर 1 पढ़ाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल देते हैं, आपको केस स्टडी देते हैं, आपको स्टोरी बताते हैं, है ना? मान लीजिए आपको हिस्ट्री का टॉपिक बोरिंग लगता है, लेकिन जब आपको वो एक स्टोरी के ज़रिए बताएंगे तो आपको वो इंटरेस्ट पैदा होगा, आपको वो जल्दी से समझ में आएगा। तो वो क्या है? सीमेंटिंग इनकोडिंग, यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन देना किसके ज़रिए? एग्जाम्पल के तौर पे, कि ताकि आपको वो समझ में आए, केस स्टडी के ज़रिए, स्टोरी बता के कि ताकि आपको समझ में आए। रिस्पॉन्डिंग, देखिए नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स कैन डेमोन्स्ट्रेट what they have learned through क्वेश्चन आंसर राउंड, रोल पे एट्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि इस स्टेज में क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? स्टूडेंट को क्या है, यहाँ पे डेमो दिया जाता है, डेमोस्ट्रेट होते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है। तो यहाँ पे देखा जाता है क्वेश्चन आंसर आता है। जैसे मान लीजिए टीचर ने अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सब कुछ पढ़ा दिया, अब बारी आती है स्टूडेंट की ये जानने के लिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है स्टूडेंट को कितना समझ में आया। उसके लिए टीचर क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर राउंड खेलते हैं, रोल प्लेइंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर को बताते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने साथ में उसका आंसर दे दिया, समझो बच्चों को समझ में आ गया। मान लीजिए बच्चों को समझ में नहीं आया तो उसका आंसर वो दे नहीं पाएंगे। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से देखना कि ताकि बच्चों को कितना समझ में आया। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन आंसर को पूछना। नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट, प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पॉन्सेज एंड री इन्फोर्स important points or for the clearing doubts and helping in retain new information। अब देखें यहाँ पे क्या आती है कि कई जगह पे मान लीजिए कि टीचर ने न्यू इन्फॉर्मेशन दिया, कई जगह पे बच्चे क्या है अटक जाते हैं, तो उनके डाउट होते हैं कई जगह पे। कुछ शब्द समझ नहीं आते, कुछ वर्ड्स समझ नहीं आते, कुछ लाइन समझ नहीं आती, है ना? कुछ करेक्टर समझ नहीं आते। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। आप देखें एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, वहाँ पे क्या है, एंड में समरी दी हुई होती है 8-10 लाइनों में पूरे चैप्टर की। वहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लिखे होते हैं कि ताकि आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के डाउट क्लियर करना। पहले क्या है 5 लेवल में क्या था कि बच्चों को न्यू इन्फॉर्मेशन दी, फिर बच्चों से छठे लेवल में देखिए क्वेश्चन आंसर पूछा, फिर जो उनके डाउट थे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सारे डाउट को क्लियर किया कि ताकि वो नॉलेज को अच्छे से ले सके। नेक्स्ट है रिट्राइवल। रिट्राइवल क्या है? असेस देयर परफॉर्मेंस थ्रू सम टेस्ट। अब देखिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे देखिए कि आप देखेंगे जब स्कूल लेवल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, हमारे स्कूल में लेवल में देखिए काफ़ी टेस्ट होते हैं, जैसे ना यूनिट टेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए कि टेस्ट होते कई बार 3 मंथ्स बाद टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए। तो इससे क्या है कि जो जो आपको पढ़ाया जाता है, आपका टेस्ट लेके देखना
कि ताकि आपको कितना समझ में आया। देखिए टेस्ट के बिना तो होगा ही नहीं, है ना। यूजीसी नेट की आपने तैयारी कर ली, लेकिन आपका टेस्ट ही ना हुआ, आपका पेपर ही ना हो, तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी हुई कि नहीं। जनरलाइजेशन, अब देखिए स्टूडेंट्स शुड अप्लाई व्हाट दे हैव लर्नड टू न्यू सिचुएशन एंड कंडीशन, देन द प्रैक्टिस दे विल एबल टू जनरलाइज इट। अब देखें यहाँ पे क्या है, जनरलाइज करना, मतलब कि स्टूडेंट्स जो है, जो उन्होंने सीखा है, जो भी कुछ सीखा है किसी भी न्यू कंडीशन में, तो उसकी वो प्रैक्टिस करे, है ना, कि उसकी वो प्रैक्टिस करे कि ताकि उन्हें वो चीज़ समझ में आए। यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट ने अभी तक सीख लिया है उसे बारी आती है अप्लाई करने के लिए। आप देखिए आपने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है, मान लीजिए आपने पेपर 1 की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन आपको अप्लाई कब करना है, जब आपका एग्ज़ाम आएगा। जैसे मान लीजिए जून और दिसंबर 2 बार एग्ज़ाम होते हैं यूजीसी नेट के। जब भी एग्ज़ाम होगा आपको पूरी तैयारी करने के बाद आपकी नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज है, आपने जो सीखा है, आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा कि आपने कितना अच्छे से किया है, आपकी परफॉर्मेंस उसमें क्या रही है। सो पहले 5 जो लेवल हैं वो है टीचर के पढ़ाने से रिलेटेड, अगले 4 है लर्नर से।